है। अब विश्व के मानचित्र में सबसे पहली बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये बहुत इजी है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पे, ये है भारत, और भारत का क्षेत्रफल के आधार पे 7वां स्थान है। ठीक है, क्या है? 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पे क्या है भारत का? 7वां। एक बार इसको समझ लेते हैं, कितना है भारत का? 7वां, 7th रैंक है। लेकिन बात इतने से नहीं बनती कि हम केवल 7th रैंक भारत की पढ़ लें, ये इजी नहीं है। हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। नंबर 1 में रशिया है, बहुत इजी है, आप इनको चीजों को याद भी कर लीजिएगा। नंबर 1 रशिया है आपका। ठीक है, रूस है, देख रहे हैं रूस का विस्तार बहुत ज्यादा है। रूस को यदि आप देखेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप में भी है, यूरोप महाद्वीप में है ना। यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, काकेशस पर्वत श्रेणी है ना। ये सब जो है अलग करता है यूरोप को एशिया से। जो आपका रशिया है, तो रशिया का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कारण से इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और विश्व में नंबर 1 है रशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कनाडा है। यहां पर आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पे कनाडा है दूसरे नंबर पे। बहुत सारे बच्चों को भ्रम है या गलत जानकारी कई पुस्तकों में दी गई है कि तीसरे नंबर पे चाइना है। नहीं है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। कौन है? क्षेत्रफल के आधार पे तीसरे नंबर पे अमेरिका है। कौन है? तीसरे नंबर पे अमेरिका है। चौथे नंबर पे आपका क्या है? चौथे नंबर पे आपका है चीन, कोरोना कंट्री। चौथे नंबर पे कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कंट्री आपकी चाइना। ठीक है, तो चौथे नंबर पे चाइना हो गया। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे है ब्राजील। यहां पे है ब्राजील। ब्राजील पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, ब्राजील कहां पड़ता है आपका? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ब्राजील के बाद फिर 7वें नंबर पे आपका 6वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। यहां पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया आपका जो ये कंट्री है ना, आपको बहुत आसानी से पता होना चाहिए, जो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे द्वीपीय कंट्री है, बहुत सारे द्वीप हैं, है ना। इसमें ओशेनिया महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ माइक्रोनेशिया, कुछ मेलानेशिया, कुछ पॉलिनेशिया या ओशेनिया के अंतर्गत सब आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, मार्शल आइलैंड है। तो अलग अलग है ये, कभी विस्तार से मैंने पढ़ाया भी है ऑनलाइन बैच में, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपको इजी याद होना चाहिए। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे ब्राजील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे हमारा भारत है। ठीक है, एक तो आपको बहुत आसानी से इन चीजों को बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको और थोड़ा डिटेल पे ले चलते हैं। ठीक है, और डिटेल पे ले चलते हैं। ये तो आपको जानकारी हो गई, बहुत आसान है, आप लोग को हो सकता है पता भी रहा हो ये चीज। 31 अक्टूबर 2019, ये तिथि आपको भूलनी नहीं चाहिए। कौन सा दिन? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जन्म दिवस है। और 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य हो गए। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने थे, जम्मू कश्मीर, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, 35 को हटा दिया गया, और कौन सा बचा आपका? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा आपका क्या है? लद्दाख। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, इनको एक कर दिया गया, एक बना दिया गया, तो 9 की जगह 8 हो गए हैं। तो 31 अक्टूबर 2019 को भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 राज्य। ठीक है, चलो ये डेटा को भी हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक, कितने हो गए? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अपडेटेड डेटा यही है। आप लोगों को किसी भी तरीके से, ये प्रश्न बहुत नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पूछा जाएगा हाल फिलहाल के, उसमें हो सकता है एक कथन में आ जाए। आईएएस में क्या होता है, बहुत सारे कथन देता है, तो कोई ना कोई कथन आपका इस तरीके से जुड़ सकता है। तो जुड़ सकता है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, और आमतौर पर क्षेत्रफल हमको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो एग्जैक्ट मेरे हिसाब से आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका भारत है। ठीक है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल क्षेत्रफल जो भारत का है वो डिजिट में आप याद कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं इसको याद कर लीजिएगा, और याद करने के लिए मैं तरीका भी बताता हूं। आपको लिखना है 328, मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे। पहले है आपको कितना है? 328 72 63, आगे 3 पीछे 3।
ठीक है, आमतौर पे जो भी एग्जाम है, जो भी परीक्षाएं हैं, हो सकता है कि इस स्तर पे इसको कंफ्यूज करे। तो कितना है 32 87 263 कितना है वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको एग्जैक्ट डेटा रट लेना चाहिए। 32 87 263, 32 87 263। आप लोग मेरे साथ इसको याद करिए, रिपीट करिए, 32 87 263, 32 87 263। अब दो बातें, इसमें दो बातें और आपको, पूरे विश्व में जितना भी स्थल भाग है, कुल स्थल भाग का ये कितना है, टोटल स्थल भाग का ये बहुत ही कम है, 2.4%। आबादी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, लेकिन आबादी कम, इतनी ज्यादा होने के बाद भी टोटल स्थल का, कुल स्थल भाग का कितना है, ये कुल स्थल भाग का 2.4% है। कितना है 2.4%। बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके दिमाग में चीजें बैठती चली जाएं। इसमें देखो एक ही क्वेश्चन था, फैक्ट बहुत ज्यादा रहेंगे, बिल्कुल आपको रट जाना है। तो ये कितने हैं 2.4%। टोटल स्थल भाग का, कुल स्थल भाग का कितना है 2.4%। कितना है 2.4%। कितना है 2.4%। रट लो, ठीक। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। संपूर्ण विश्व में अब देखो जनसंख्या आगे कितनी होगी, इसका डेटा आएगा हमारा 2021 में। अभी जो है 121 करोड़ के आसपास जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार थी। लेकिन एक रेशियो निकाला जाए तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। तो ये अभी का डाटा है, अभी अपडेट होगा 2021 की जब आंकड़े आएंगे तो जनसंख्या निवास कितनी कर रही है 17.5। ठीक है, जनसंख्या का निवास क्या है। ये एक बहुत बड़ा संकट है इस समय वर्तमान में। कोरोना महामारी आ जाने के कारण आने वाले समय में क्या ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि 2021 की जनगणना को नए तरीके से लेना होगा, कुछ नए मानक निर्धारित करने होंगे, या घर घर जाकर जो जनगणना होती थी, जिस तरीके से एनएसएसओ के आंकड़े होते थे, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के द्वारा इनको प्रकाशित किया जाता था। तो अब ये किस तरीके से होगा ये नहीं पता है, लेकिन 2021 की जनगणना के आंकड़े आएंगे बहुत जल्द। बहुत लोग आंकड़े, कुछ एनएसएसओ के सर्वे आ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसी को मान के चलते हैं। तो अभी हालिया समय में जो भी प्रश्न आते हैं तो आपको ये दो चीजों को याद रखना है। पहला ये है टोटल स्थल भाग का परसेंटेज, ये है कुल जनसंख्या के निवास स्थान का प्रतिशत। ये दोनों प्रतिशत आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, बैठे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना है 32 87 263। कितना है 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल भारत का क्षेत्रफल है। कुल स्थल का 2.4% भारत के पास है। कुल जनसंख्या का, पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और डेटा लेकर चलते हैं। आगे का डेटा यह है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। ठीक है, मैं अभी चलता हूं, आपको वापस ले चलता हूं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, इस पे चलते हैं। ठीक, ये है भारत का मानचित्र है मेरे पास। इस पे ही चीज़ों को मैं ऐसे ही कराऊंगा, प्रयास मेरा यही रहेगा कि चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, आसानी से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं जैसे भी होगा आप वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे होगा। ये है भारत का मानचित्र। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, विस्तार वाली बात है कि विस्तार कितना है, तो उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, ठीक है, पूरब से पश्चिम विस्तार, ये दो विस्तार की बात है। ठीक है, अब इससे एक प्रश्न भी बनता है, मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। मैं उसको वैसे मुख्य परीक्षा पे ही हल मैंने करवाया भी था, लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आप लोगों को इसको बहुत अच्छे समझा सकूं। एक मिनट, हाँ, अब इसको समझते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे इसमें हैबिचुअल हो जाऊंगा तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो हमारी बात हो रही थी यहाँ पे उत्तर से दक्षिण विस्तार, और इसको मैं चाहता हूँ ये भी आज रट जाए, आज के बाद आपको दोबारा इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दोबारा मैं नहीं चाहता कि आप लोग याद करें
ठीक है, तो एक बार ही हम इसको पूरा क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार जो आपका है ये कितना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उत्तर से दक्षिण विस्तार, इसको बिल्कुल दिमाग से रट लीजिएगा। मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ये विस्तार की बात कर रहा हूं। ये है नॉर्थ, ये आपका नीचे साउथ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, एक डिजिट लिख रहा हूं, 3 उल्टा चलते हैं, 2 1 4, रट लो। 3 उल्टा चल रहे हैं, 3 2 1 4, रट लो। कितना है, किलोमीटर। 32 14, 3214, 321 4, जो याद करना हो, जैसे याद करना हो। मेरा काम है आपको दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, बस खत्म बात। ठीक, ये रट गया। अब आगे चलते हैं, ये डिजिट है, ये भी आसान है, इस डिजिट को भी याद करना है आपको। 2933, 2933, 29 33, 29 33, 29 33 किलोमीटर, 29 33 किलोमीटर, 29 किलो 33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 32 14। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 32 14। पूरब से या पश्चिम से पूरब विस्तार 29 33। तो ये आपका एक मोटी मोटी बात ये हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ पे संकलन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कुछ एग्जामों में गांवों की संख्या पूछी गई है 2011 के प्रश्न पत्रों के आधार पे कि गांवों की भारत में संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं कि गांवों की संख्या को लेकर के क्या पूछा गया है। तो गांवों की कुल संख्या, देखो डेटा अभी चेंज होता रहेगा क्योंकि अब शहरीकरण बढ़ रहा है, लगातार जो है शहर हैं। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हैं, तो गांव की कुल संख्या कितनी है, 6 लाख। और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, 6,40,000, 40,000। ये तो मोटा मोटा आइडिया है, आपको इतना आइडिया तो याद ही होना चाहिए। 6,40,000 भारत में गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है टोटल है 932। अभी जो लेटेस्ट डेटा है ये है, आगे चल के डेटा भी बदल जाएगा। अभी नई जनगणना आएगी तो गांवों की कुल संख्या भारत में ये है। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो अब कोई भी प्रश्न आता है जो क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ, जो भी प्रश्न है, पहले तो मैंने भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को बताया, बहुत आसानी से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कितना है, 328 72 63, या फिर 32 87 263, 32 87 263, 32 63, 32 87 263, 32 87 263। ठीक है, ये पूरा का पूरा भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, इसमें पीओके भी सम्मिलित है, पाक अधिकृत कश्मीर भी सम्मिलित है, और चीन का कब्जा भी सम्मिलित है। पीओके का कब्जा कितना है, पीओके ने जो गैर कानूनी तौर पे हमारा क्षेत्र अधिग्रहित कर रखा है, वो आपका कितना है, 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। इतना पीओके का कब्जा है, इतना पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी तरीके से अधिकृत किया गया है। यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है देखा जाए ओवरऑल, लेकिन इसमें से पीओके का कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया गया है। किसने दिया है, पाकिस्तान ने। कितना दिया है, 5,180, 5,180। ये जो अस्काई चीन के पास जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है, वहां का कुछ हिस्सा जो है पीओके ने, ये जो काराकोरम दर्रा आता है और उसके आगे जो एक आर्थिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है और उसी से सिल्क रोड बन रही है। तो जो काराकोरम हाईवे बना है चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर द्वीप तक, ग्वादर बंदरगाह तक बनाया गया है, वो आपका पूरा का पूरा इसी एरिया से आता है, जम्मू कश्मीर के। और भारत इसको जो है गैर कानूनी है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का हिस्सा है। तो ये चीन को दिया हुआ हिस्सा है। ये कितना है, चीन को दिया हुआ हिस्सा कितना है, पाकिस्तान। देखिए, पहले तो हमारा गैर
कानूनी क्षेत्र ले रखा है और उसने इतना हिस्सा चाइना को लीज में दे रखा है। 5180 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है और पीओके का 78,114 किलोमीटर स्क्वायर का पीओके के पास है। तो इसको भी आपको अपने दिमाग में ये डेटा भी रखना चाहिए। आगे जो है चाइना के पास भी, चाइना जब 1962 का युद्ध हुआ था तो उसके बाद भी बहुत सारा एरिया जो है हमारा कैप्चर किया गया था चाइना के द्वारा। तो ये कितना है, ये आपका था, एक मिनट, हेलो, गाड़ी नीचे खड़ी है, उसे हटाना है, साइड पे लगाना है, तो यार को अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। अभी लाइव सेशन चल रहा है। चलो तो मैं आता हूँ चाबी, एक मिनट, ठीक है। चलिए मैं आगे एक आपको और विषय वस्तु बता देता हूं। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, एक छोटा सा अवरोध है, निश्चित तौर पे आप लोग प्रयास करेंगे, तब तक आपको अवलोकन करिए। एक मानचित्र मैं आपको यहाँ पे देके जाता हूँ विश्व अर्थ का। 1 मिनट में आया मैं, ठीक है, एक छोटी सी जरूरत है, 1 मिनट में आया। हाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा होता है, कभी कभी काम पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक में, वापस लौटते हैं। ठीक है, तो आपका जो है नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे, हाँ यहाँ पे चाइना के पास भी जब 1962 का युद्ध हुआ था तो चाइना ने भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कैप्चर कर रखा है। ये संख्या याद रखिएगा, 3755 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इतना हिस्सा चाइना के पास है। तो ये टोटल हिस्सा है, ये जो है पीओके वाला हिस्सा भी हम इसमें काउंट करते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है, जिसमें पीओके के पास कितना है, 78,114 किलोमीटर स्क्वायर। पीओके ने चाइना को कितना दे रखा है, 5,180। दूसरा चीन के पास कितना है, ये पूरा का पूरा जो स्काई चीन का हिस्सा है ये सब भारत का हिस्सा है। चाइना का गैर कानूनी अधिग्रहण है, पाकिस्तान का गैर कानूनी अधिग्रहण है, ठीक है, सब भारत का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरा डेटा आपका क्षेत्रफल से जुड़े हुए जो प्रश्न है मेरे हिसाब से गलत नहीं होने चाहिए। तो भारत का स्थान क्या है क्षेत्रफल पे, 7वां, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका निकल के आएगा वो अक्षांशीय विस्तार से निकल के आएगा। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। पहले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे गए और देखो मैं इस प्रश्न को आप लोगों को डिस्कस भी करूंगा, कहाँ से ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, कहाँ से ये प्रश्न पूछे गए। तो ये प्रश्न आपका हो गया ऐसे, ये कई जगह पूछा गया। अब आता है ये अक्षांशीय विस्तार को लेकर के प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले एक बार समझने का प्रयास करेंगे चीजों को, ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश क्या होता है, आप लोग पेन कागज जरूर लेके बैठ जाइएगा। और यहां पे मैं दो चीजें आपको लेकर के चल रहा हूं, ये आपकी अर्थ है, ठीक। मान लीजिए ये थोड़ा सा छोटा बन गया, तो चलो एक बार इसको हटा देते हैं। अब ठीक है, मैं क्योंकि देशांतर भी दिखाना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पे
जो अक्षांश रेखा होती है, आसान भाषा में समझाऊं, पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। ऐसा नहीं है, वास्तविक रेखाएं नहीं है, वास्तव में धरती में ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची गई हैं। कैसी रेखाएं? कैसी काल्पनिक रेखाएं? ऐसी काल्पनिक रेखाएं। कैसी काल्पनिक रेखाएं? ऐसी काल्पनिक रेखाएं। ये देखो, ये काल्पनिक रेखाएं हमने खींची थी। जब ये अक्षांश रेखाएं खींचने का विचार चल रहा था, किनके बीच में? जो भूगर्भवेत्ता थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके बीच में, उनके मध्य जब ये पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा था कि हमें क्या करना है, अक्षांश रेखाओं को खींचना है, तो उन्होंने पहले तो एक ग्लोब बनाया। ठीक है, ग्लोब का आविष्कार हो चुका था इससे पहले, और उसी ग्लोब पे ऐसा तो है नहीं कि कोई एक प्राइवेट जेट लिया और जेट लेने के बाद चारों तरफ राउंड 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 घूमना चालू है पृथ्वी के और उसको खींचना, ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये सिर्फ कल्पना शक्ति है, कैलकुलेशन है, एक पूरा ज्यामिति है। उस ज्यामिति के हिसाब से कोणीय दूरियां बनाई गई हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल मध्य से एक लाइन ड्रॉ कर दी पृथ्वी को बीच से। भूमध्य रेखा इसीलिए बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, पृथ्वी को बीच से काट देती है रेखा। ठीक है, तो इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। अब इसके बाद क्या है, आप इसके समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींचे हुई पाएंगे। 1 डिग्री के अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पे आपको बहुत सारी रेखाएं खींची हुई मिलेंगी। ऐसे जो है उत्तर, अब देखो एक चीज और देख लो, जो ये आपका पूरा का पूरा विषुवत रेखा है, इसको समझते हैं। ये आपकी जो पूरी की पूरी विषुवत रेखा है, जो आपकी इक्वेटर है, ये जो आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो आपका नॉर्थ और दूसरा साउथ। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। देखो मैं आसानी समझा रहा हूँ, आसान भाषा में। मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, वैसे आपको आती भी होंगी, हो सकता है रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या है, इक्वेटर के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में ये रेखाएं खींची हुई हैं। एक डिग्री के अंतराल पे। कितना? 1 डिग्री के। अब देखो आसान भाषा में इसको समझाता हूं। यहां पे पृथ्वी का केंद्र है, यहां पे पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर है ना। मान लीजिए आपके पास कोई फल हो, फल में मान लो सेव हो, सेव को आप बीच से काट दीजिए। ठीक है, सेव को मैंने क्लास में शायद बच्चों को समझाया भी था, इसको लेकर के बीच से काट दीजिए तो उसका आपको केंद्र बिंदु दिखने लगेगा जहां पे बीज होते हैं ना। तो पृथ्वी के सेंटर में मान लीजिए ये पूरी की पूरी आपने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब इसके सेंटर से कोणीय दूरियां लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक 180 डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण है ना। अब यहां से 1 डिग्री का कोण, 1 डिग्री का कोण, 2 डिग्री का कोण, 3 डिग्री का कोण, 4 डिग्री का कोण, 5 डिग्री का कोण, 6 डिग्री का कोण, ऐसे बनेगा ना, लगातार बनता जाएगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री तक का कोण जाएगा, है ना। तो पृथ्वी के मूल बिंदु से खींची गई कोणीय दूरियां, जो कि विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कुछ नहीं है, पृथ्वी के मूल बिंदु से, पृथ्वी के मूल बिंदु से जब आपने ज्यामिति पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी, तो कोऑर्डिनेट में ये होता है ना, अक्ष होता है ना, अक्ष में ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, माफ कीजिएगा ये वाई, एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, है ना। ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, तो वही है, यहां पे मूल बिंदु से खींची गई जो कोणीय दूरियां हैं पृथ्वी की, जो कोणीय दूरियां हैं, जितने डिग्री का कोण खींचेंगे उतने डिग्री का वो अक्षांश होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंतराल में हम क्या करते हैं, इनको खींचते हैं, और यही अक्षांश रेखाएं होती हैं जो इस तरीके से समानांतर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनको 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ में है। ठीक है, ये आपको जरूर बताना जरूरी है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी ये खींची गई कोणीय दूरियां जितनी भी हैं, उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका,
ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपका यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, ये दोनों पोल हैं आपके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि आप टोटल इनकी काउंटिंग करने जाएंगे तो काउंटिंग में कितनी मिलेंगी आपको, ये टोटल काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में इनकी संख्या कितनी है, यदि आप कुल देखेंगे तो इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या है, ये आपका है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। अब इसके ऊपर और इसके नीचे आप देखेंगे एक ही है, फिर एक से लेकर के यहां पर है ना, तो 89 + 89 + 1 ये टोटल 179 है। कितनी है, 179, इनकी टोटल संख्या है 179। अब एक चीज यहां पे और समझते हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में पहले लिख लीजिए आप लोग, यदि पेन कागज लिखे हो तो कुछ चीजें लिख लीजिए और इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कुछ चीजें आप लिखते जाइए साथ साथ, पेन कागज लिए हूं फिर मैं सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा। पहला लिखिए इसमें, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित, उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। बच्चों लिखते जाओ मेरी बात, लिखते जाओ, सभी लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, मापी गई कोणीय दूरी कितनी कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट लिखिए, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, 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 अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में या पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में। आमतौर पे पूर्व से पश्चिम ये कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो घुमाव है, ठीक है, घूर्णन के कारण, या फिर पश्चिम से पूर्व दिशा में, यानी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, है ना, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, विषुवत रेखा के समानांतर। आप देख रहे हैं आपस में मिल नहीं सकती, कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे से मिलान नहीं करती है, कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे से नहीं मिलती है, तो एक दूसरे कैसी होती है, समानांतर होती हैं। विषुवत रेखाएं समानांतर, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ये भी आप पूरा इसको लिख लीजिए, पूरे के पूरे पॉइंट को। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाती हैं। अक्षांशों को, अक्षांशों को अंशों, अंश, अंश डिग्री, अक्षांशों को डिग्री, डिग्री ऐसे बनाते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं, डिग्री जैसे आपने डिग्री, है ना, डिग्री का ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, है ना, 5 डिग्री, तो डिग्री का चिन्ह ये होता है। इसके बाद डिग्री, अंशों, मिनट, मिनट कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए 5 डिग्री 6 मिनट, तो मिनट का चिन्ह एक डैश बना देते हैं, ऊपर क्या होता है, एक डैश बना देते हैं। अंशों, मिनट और सेकंड, और सेकंड, और सेकंड,
सेकंड में 2 डैश बने होते हैं आपके, सेकंड में 2 डैश बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे डबल ऐसे ऐसे करके मिनट में 1 डैश, सेकंड में 2 डैश, तो ये दोनों आपको पता होगा, और ये आपका डिग्री होता है, ठीक है। तो इतना आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आमतौर पे लिखा होता है ये, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए इसको, अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले को 0 डिग्री अक्षांश, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 0 डिग्री अक्षांश। एक बार मैं शायद गूगल अर्थ में प्रयास कर पाऊं कि आप लोगों को समझा पाऊं इसे, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और नहीं, चलिए कोई नहीं। अभी यहाँ पे मैं एक बार इसमें अक्षांश देशांतर भी डिनोट होते हैं, और कैसे होते हैं एक बार मैं देखूंगा, देखने के बाद फिर आप लोगों को अक्षांश देशांतर गूगल अर्थ के माध्यम से भी दिखा दूंगा कि कैसे गूगल अर्थ में भी अक्षांश देशांतर को डिनोट किया जाता है। इसमें भी बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको देख करके आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है, कैसे इसमें अक्षांश देशांतर दिखाते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं पे सेक्शन है, ठीक। चलिए देख लेंगे इसको, ट्यूटोरियल्स हम लोग समझ लेंगे। तो ये आपकी जो है अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को आप लोग अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल अर्थ को, और बहुत आसानी से मानचित्र को देख सकते हैं। तो पृथ्वी आपकी घूर्णन कर रही है, एक निश्चित जो है दिशा में ये घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है ना, और लगातार जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करने के कारण से जो आपका सूर्योदय होता है वो भी आपका पूर्व दिशा में इसी कारण से होता है, सूर्य दिशा में आपका सूर्य उदित होता है, ठीक है। क्योंकि पहले जो है जो भी स्थान है पहले पूरब में ऐसे चलती रहती है पृथ्वी, ठीक है। और ये टिल्टेड है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाती हैं, ठीक है। जैसे 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, और 90 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले ये आपको 0 डिग्री से लेकर के आपका पूरा का पूरा यहाँ तक जाती है। 1 डिग्री के अंतराल पे इसको उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाता है, और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है टोटल इनको, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बीच में जैसे दो आपके, ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, जैसे कि ये मान लो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, अधिकतम दूरी होगी, वो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ये जरूर याद कर लीजिएगा। 2 अक्षांशों के मध्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 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 111 किलोमीटर। रट लीजिएगा इसको। 2 अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये भी आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपकी जो आगे की जो सेक्शन होंगे उनको बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखो इससे प्रश्न पूछता है, अब चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। इससे प्रश्न भी पूछता है, प्रश्न के बारे में, अब प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न पे। अब जैसे मान लीजिए ये है, ये आपकी देशांतर मैंने खींच दी। ये देशांतर रेखाएं भी देशांतर रेखाएं समझाऊंगा, ठीक। देशांतर रेखाएं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं, ये आपकी विषुवत रेखा है। ये आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग मानक मध्याह्न रेखा, या इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। हमारा समय जो निर्धारित होता है देशांतर रेखाओं से होता है, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं इसको, ठीक है, या मानक मध्याह्न रेखा। अब इस पे बात करते हैं। यहाँ पे ये है आपकी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा,
तो भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश है और जो मानक मध्याह्न रेखा एक देशांतर है। देशांतर क्या है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सारे महाद्वीप हैं, एक बार महाद्वीपों के बारे में एक बार डिस्कशन हो जाए। ये वाला आपका हिस्सा है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका है इस, देखो एक गोलार्ध है, 4 गोलार्ध है। ये पहला गोलार्ध है, ठीक है, ये दूसरा गोलार्ध है, ये तीसरा गोलार्ध है, ये चौथा गोलार्ध है। ठीक, वैसे गोलार्ध देखा जाए तो आपके 2 ही हैं, एक है उत्तर दक्षिण, लेकिन ये पूरा पश्चिम। देशांतर रेखाएं 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। जो आपका ये है चतुर्थांश है, एक तरीके से इसको बोलते हैं चतुर्थांश। आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे तो कोऑर्डिनेट में से चतुर्थांश बोलते हैं। चौथांश, चौथांश है ना, पहला चौथांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो चतुर्थांश है ये। गोलार्ध भी 4 होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा के द्वारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखा के द्वारा पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, इसको और देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का डाउट ना रहे आपको। यहाँ पे आपका है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। किसने बांटा इसको? अक्षांश रेखा ने, विषुवत रेखा ने इसको उत्तरी और दक्षिणी में बांट दिया, ठीक है। और यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर देशांतर रेखा ने इसको कहां पे बांट दिया? देशांतर रेखा ने इसको पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया। बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बहुत छोटी सी बात है ना। 2 भागों में। गोलार्ध का मतलब होता है आधा हिस्सा, आधा हिस्सा। क्योंकि मैप में देखा जाए तो इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, तो उसी हिसाब से इसको गोलार्ध का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे महाद्वीप अवस्थित हैं। देखा जाए तो अमेरिका महाद्वीप आपका यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे आपका क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे आपका अफ्रीका चारों में है, चारों में अफ्रीका है। यहाँ पे यूरोप है, ये यहाँ पे यूरोप है आपका, ठीक है। लंदन ग्रेस से जाती है ग्रीनविच। यूरोप और एशिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे ओवरऑल तो यूरोप और एशिया कोई अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। एक बार ऐसे देखते हैं, यूरोप और एशिया ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, यूरोप और एशिया, लेकिन अलग मानते हैं यहाँ से कुछ भौगोलिक ऐसी चीज़ें अभी चर्चा करेंगे। और इस पे भी प्रश्न आता है कि यूरोप को महाद्वीप माना जाता है तो भारत को भी एक उपमहाद्वीप माना जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी। तो ये यूरोप और एशिया है। यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा ओशिनिया के जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं सब यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से गोलार्ध बटे हुए हैं, ठीक है। अब सब ये जितने भी हैं सब पे तो अक्षांश होंगे ना, ऐसे अक्षांश होंगे ना, यहाँ पे अक्षांश होंगे, ये देखो अक्षांश है ना, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी, यानी कि सबका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भी है और देशांतरी विस्तार भी है ना। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है। इसी से हम लोकेशंस पता करते हैं। जो आपका जीपीएस होता है, आप गूगल मैप लगाते हैं ना, तो गूगल मैप में इसी पद्धति पे काम करता है, इसी तकनीकी पे काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं किसी अक्षांश में खड़ा हूंगा, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप भी किसी अक्षांश में बैठे होंगे, और वहां से कोई देशांतर काट रही होगी। देखिए, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, बहुत आसानी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए एक अक्षांश रेखा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह पे ये पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है। अब लेकिन केवल अक्षांश से मेरी पोजीशनिंग नहीं पता की जा सकती कि मैं कहाँ पे हूँ, तो बेहतर क्या होगा? लैटिट्यूड, मान लो कि कोई केवल अक्षांश बता दे कि इतने डिग्री अक्षांश पे खड़ा हूँ। मान लो मैं आपको 5 डिग्री अक्षांश पे खड़ा हूँ, मान लीजिए 5 डिग्री अक्षांश में मैं खड़ा हूँ, लेकिन 5 डिग्री अक्षांश से बता देने से 5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी है, 5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी है, 5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी है, 5 डिग्री अक्षांश यहाँ पर भी है। कैसे पता करोगे कि 5 डिग्री अक्षांश कहाँ पर कौन खड़ा है? तो इसके लिए जरूरी होता है कि देशांतर भी पता हो कि कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर में कोई चीज अवस्थित है, और उसी से उसका जो है पूरा का पूरा लोकेशन ट्रैक कर लिया जाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की उपस्थिति ही आपका जीपीएस या नेविगेशन प्रणाली को सफल बनाती है। तो उसके लिए बेहतर क्या है? यदि अक्षांश और देशांतर नहीं होते तो आज बहुत सारी चीजें नहीं होती, हमें किसी को पता ही नहीं होता कौन कहाँ पे है ना। हमें कोई नेविगेशन नहीं होता किसी भी तरीके से, हम बहुत यात्राएं जितनी भी होती हैं बहुत अव्यवस्थित होती। पहले ऐसा था, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत आसानी से आप मान लीजिए यहाँ पे किसी ने ये जानकारी दे दी, मान लीजिए मैं 24 डिग्री, अब ये जो है आपका 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 24 डिग्री पूर्वी देशांतर है,
पूर्वी देशांतर है। तो अब यदि किसी ने ये जानकारी पूरी दी कि यहाँ पे जहां पे मैं उपस्थित हूं, देखो यहां से 24 डिग्री देशांतर काट रहा है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। यदि कोई ये जानकारी दे कि कोई व्यक्ति 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या 24 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, तो तुरंत हम उस नेविगेशन एरिया को पता कर लेंगे, क्योंकि 24 डिग्री और 5 डिग्री एक जगह पे काट रहे होंगे और जहां पे काट रहे होंगे नेविगेशन वहीं पे काम करता है, वहीं से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अक्षांश और देशांतर दोनों। अब देशांतर क्या है अभी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र आ गया। देखो मैं कोई स्क्रिप्टेड होकर नहीं पढ़ाता आप लोगों को, जब भी मैं क्लास लेता हूं तो कोई स्क्रिप्टेड होकर नहीं पढ़ाता। मेरे दिमाग में जो विचार आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। हो सकता है वो विचार आगे पीछे हो, लेकिन इतना मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको याद हर चीज रहेगी, कोई चीज भूलेगी नहीं। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आपको कोई भी चीज भूलेगी नहीं, किसी भी तरीके से याद करा के छोड़ूंगा, कुछ भी चीज बचेगा नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा समझा रहा था मैं आपको, ये कॉन्टिनेंट है, इनकी अवस्थिति। वैसे ही भारत की भी एक उपस्थिति है कहीं ना कहीं पे। मान लो ये अर्थ है आपकी और ये आपके 4। तो भारत कहां पे, किस महाद्वीप में है? यहां पे देखो महाद्वीप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, तो यहां पे भारत एशिया में अवस्थित है। ठीक है, भारत कहां पे अवस्थित है? एशिया में। तो एशिया में अवस्थित है तो कोई अक्षांश और देशांतरी विस्तार होगा भारत का, अक्षांश और देशांतरी विस्तार होगा। चलो देशांतर के बारे में मोटा मोटी पहले आपको बता देता हूं। देशांतर क्या है? देशांतर भी एक काल्पनिक रेखा है जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों को एक दूसरे से मिलाती है, 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 दोनों को एक दूसरे से मिलाती है। ठीक, ये क्या है? देशांतर रेखाएं। ठीक, देशांतर रेखाओं के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। जैसे अक्षांश समानांतर रेखाएं होती हैं, वैसे देशांतर समानांतर नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं? इनकी दूरियां घटती बढ़ती जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर इनकी दूरी बढ़ती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा के बीच इनकी दूरी बढ़ती है। आप देखेंगे ध्रुवों के पास इनकी दूरी बहुत कम है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए यह आपकी अर्थ है। ठीक, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खींच दिया होगा। अब चूंकि ये पूरी बैठक लंदन के ग्रीनविच में चल रही थी, तो इसी को बोल दिया कि यही है 0 डिग्री, यही है मानक रेखा, तो इसको 0 डिग्री बना दिया गया। अब इससे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचने वाली बहुत सारी रेखाएं इन्होंने खींचनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, जैसे कि ये भी 1 डिग्री होगा, है ना, 1 डिग्री पूर्वी, 1 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री पूर्वी, इधर पश्चिमी, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये रेखाएं खींचनी प्रारंभ की गई। किधर से? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए। कैसे? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए। बहुत आसान है बेटा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस है। अब देखो इनका डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है। एक बार मैं यहाँ पर एक विषुवत रेखा ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे, ये आपकी विषुवत रेखा है मान लीजिए। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। तो आप एक चीज पाएंगे, ध्रुवों के पास इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। ध्रुवों के पास इनके बीच का अब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आप देखेंगे लगातार बढ़ता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। ध्रुवों के पास इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अधिकतम होता है। ध्रुवों के पास इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ध्रुवों के पास नहीं, विषुवत रेखा के पास, माफ कीजिएगा, विषुवत रेखा के पास इनका डिस्टेंस कितना होता है? अधिकतम होता है। कितना होता है अधिकतम? 111.33 किलोमीटर।
ठीक है, 111 याद रखिएगा। वैसे 111.33 किलोमीटर इनका अधिकतम डिस्टेंस होता है। अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.33। 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 दिमाग में बैठा लो। कहां बैठाना है? यहां पे इसके अंदर डब्बा खोलो और डाल दो इस बात को। अब आगे जो है ये है देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी। कहां पर? विषुवत रेखा में। विषुवत रेखा में दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। अब यहां पर जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती हैं, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगी, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगी इनकी दूरी कम होती जाएगी, इनकी दूरी कम होती जाएगी और ध्रुवों के पास पहुंच के कितनी हो जाती हैं? ये जीरो हो जाती हैं। इनकी दूरी आपस में जीरो यानी कि एक बिंदु में जाके मिल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं, ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इजी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना? आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। यही चीज मैं आपको इसको बताने वाला था। अब बात करते हैं भारत की। ठीक है, अब यही है, जैसे अब मान लो यहां पे कोई चीज है, मान लीजिए ये आपकी 23 डिग्री है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देशांतर को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देशांतर, लैटिट्यूड अक्षांश। तो जो लैटिट्यूड होता है 23 डिग्री लैटिट्यूड यानी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो अब मान लो कोई चीज 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है, किसी ने आपको जानकारी दी, मैं थोड़ा सा नेविगेशन आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, किसी ने जानकारी दी आपको कि कोई वस्तु 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है, तो आप कहां ढूंढोगे? 23 डिग्री तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये सब 23 डिग्री है, ये सब 23 डिग्री है। आप यहां ढूंढोगे कि यहां ढूंढोगे कि यहां ढूंढोगे कि यहां ढूंढोगे, तो जरूरी हो जाता है कि आपको कोई ये भी बता दे कि देशांतर कहां पे है। यदि आपको कोई देशांतर बता दे तो आपका काम हो जाएगा। केवल 23 डिग्री आपको ये जानकारी होने से पता नहीं लगेगा। तो आपको कोई यदि पूरी जानकारी दे कि कोई वस्तु 23 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में या 25 डिग्री दक्षिणी पूर्वी देशांतर में, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, तो आप तुरंत ऐसे 23 डिग्री देशांतर में पहुंचोगे और 23 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश में पहुंचोगे, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर में पहुंचोगे, तो आप पाओगे कि एक मिलन बिंदु है, एक क्रॉस है और यहीं पर कोई वस्तु उपस्थित होगी, यानी दोनों के क्रॉस में। तो ऐसे नेविगेशन प्रणाली काम करती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। भारत का भी अपना एक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। कैसे है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारत के पास चलते हैं। ये हमारा देश है प्यारा सा, ठीक है। तो अपने देश के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है। कहाँ पे कितना भारत, कितना अक्षांश है, कितना देशांतर है। तो यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये वाले हिस्से में इसका जो आप देखेंगे, हाँ, ये सबसे उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है, मुख्य भूमि। देखो भारत जो है एक मुख्य भूमि का विस्तार है, फिर द्वीपीय विस्तार है, द्वीप भी है भारत में। ये आप देखेंगे ये आपका जो है भारत का पश्चिमी हिस्सा है, ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रेखाएं जो हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, यही तो देखा हमने, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतरी विस्तार, ठीक। ये आपकी कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, समानांतर है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे अक्षांश है, अक्षांश है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं इसको और क्लियर कर दूंगा आपका। ये आपका देशांतर है, देशांतर, ठीक है। और ज्यादा क्लियर करना हो तो चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या है? 0 डिग्री, ठीक। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इसको मानक मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर है। ये आपका क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। आसान है, ठीक है।
ये आपके चतुर्थांश है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। भारत यहाँ पे, एशिया यहाँ पे है इस वाले में, पहले वाले में भारत भी यहीं पर है, यहीं पर भारत उपस्थित है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की लोकेशन क्या है। भारत का जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड हिस्सा है, मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? उत्तरी अक्षांश कितने तक है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इतना है। 84 से 376, 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 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये 0 डिग्री आया है, आपका विषुवत रेखा है। तो यहां पे 8 डिग्री कहां पे होगा? यहां पे कहीं उपस्थित होगा, यहां पे होगा 8 डिग्री, ऊपर होगा ना। उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी यानी ऊपर की ओर, दक्षिणी होता तो नीचे जाता, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, तो यहां पर होगा कहीं पे 1 2 3 4, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट, तो 37 डिग्री कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट यहां तक जाएगा, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो कहां तक, कहां से कहां तक? दिमाग में बैठा लेना है, दिमाग में बैठा होना चाहिए आप सभी के, दिमाग में बैठा होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट रट लो, आज के बाद याद करना ना पड़े। 84 से 376, 84 से 376, 84 से 376, मोबाइल नंबर की तरह याद करना, 84 से 376। तो ये आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अभी मैं भारत की लोकेशन निकाल रहा हूं। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार, जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको याद करना है। 687 68 डिग्री 7 मिनट, 687 68 डिग्री 7 मिनट, 687 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी देशांतर, भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पे है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो ये क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहां तक? 97-25 पूर्वी देशांतर, 97-25 पूर्वी देशांतर। तो अब याद करिए, 84 से 376, 667, 687 से 68 7 से 97-25। एक मोबाइल नंबर है आपका, कितने अंकों का है? 2, ये 5 5 3, ठीक है, 8 8 4 11, 11 अंकों का नंबर है। 11 अंकों का नंबर अभी मेरे साथ याद करेंगे आप। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। रट लो, रट लेना है सबको, ठीक है। ये पूर्वी है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत कहां उपस्थित है? उत्तरी गोलार्ध। अब देखो ये निकल के आया आपका, भारत कहां हुआ? उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित हुआ ना, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित हुआ ना, और पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। 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 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की उपस्थिति और अक्षांश और देशांश। तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपका अक्षांश और देशांतर से, अवस्थिति विस्तार से, आपको कर लेना चाहिए। अब देखो जो क्वेश्चन पूछता है बहुत अजीबोगरीब पूछता है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो है यहां पे आइडिया देता हूं, ठीक है। ये आपका गूगल अर्थ है, ठीक है। भारत पे चलते हैं, कहां है भाई? ये रहा भारत हमारा, ठीक है। ये रहा इंडिया। अब यहां पे भारत में कुछ भी पूछ सकता है, इनके पूछने का कोई भरोसा नहीं है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मैप में लेकर के काम करना चाहिए, मैप को लेकर के काम करना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि राजस्थान में मान लो जोधपुर है,
तो जोधपुर किस अक्षांश में आता है, किस अक्षांश में, किस देशांतर में आता है? सिक्किम किस अक्षांश या देशांतर में आता है? उत्तर प्रदेश में आगरा किस अक्षांश या देशांतर में आता है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। मतलब सिक्किम में जो अक्षांश गुजर रहा है वो और कहां से गुजरता है? ऑप्शन इसमें दिए हुए था, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंपेयर करके चीजों को देख लेना चाहिए कि भाई कहां पे। तो ये काम तो आपको मानचित्र में करना पड़ेगा। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिखा हुआ है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? अब इसमें ऑप्शन दिया होगा, है ना। आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको लोकल जिस स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, एक बार आप अपने मैप को देखना है, मानचित्र को देखना है और डिटेल से चीजों को देख लेना है। एक भी चीज नहीं छोड़नी किसी को भी। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको कंपेयर करा देता है कि यहां से गुजरने वाली देशांतर वो दूसरे जगह से भी गुजरेगी कि नहीं। ठीक है, अब जैसे ये इंडिया है, ठीक है, भारत का मानचित्र है। एक बार इसको फिर से मैं प्रयास करता हूं इस पे काम करने का। ठीक है, ये आपका इंडिया है, गूगल मैप पे है हम लोग। ठीक है, यहां पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो जो आपका मानचित्र है, मैप है, अब भारत में ये आपका है, मैंने अभी आपको रटवाया था, इसको फिर से एक बार चर्चा करते हैं। ये आपका है 37 डिग्री 6 मिनट 376। ये कितना है, मुख्य भूमि में है ये आपका 84, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो एक बार यहां का भी याद कर लेना, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 64, क्योंकि वो और नीचे है 64 यानी 6 डिग्री 4 मिनट। एक बार मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो भी आपका छोटी सी विषय वस्तु है रह जाए। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट तो आपका ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका कन्याकुमारी जो केप के मोरिन है। लेकिन आप देखेंगे इससे भी नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये वाला हिस्सा है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट पे, 64 याद कर लीजिएगा इसका। ठीक है, मुख्य भूमि है 84 से 376 तक, मुख्य भूमि है 84 से 376, है ना। 687 यानी 68 7 से 97 25, ये तो आपका बहुत क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर आपका इंदिरा पॉइंट है, तो आपका 64 है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो उसको भी आपको अलग से याद के रखना है। मेन लैंड का ये रहा, और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, उसका है 64। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं उसको। तो वो जो है आपका 64 है, 6 डिग्री 4 मिनट। अब फिर से चलते हैं गूगल अर्थ में। ठीक है, फिर से आ जाते हैं इसमें, फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। अब बात करते हैं इसकी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने यही आपको चर्चा की थी ना, यहाँ पे हमारी चर्चा हुई कि ये कितना है, ये मान लीजिए ये हमारा सबसे है 376। जैसे 376 आता मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। 84 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका है कितना 687 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितना है 97 25, ये ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, तो ये होगा 64। ठीक है, ये याद कर लीजिए। यानी कि ये आपका सबसे लास्ट पॉइंट है ये आपका, तो ये हमारा पूरा भारत है मेनलैंड का। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अक्षांश है, कौन सा देशांतर है, इसी के बीच में। जैसे 37 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है, तो फिर आपका प्रारंभ क्या हो जाएगा, मान लीजिए, और थोड़ा सा इसको दूसरे, हाँ, फिर यहाँ पे 9 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 10 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 11 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे सब अक्षांश हैं, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 19 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ऐसे 21 डिग्री, है ना, ऐसे करके पूरा का पूरा ये 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा उत्तरी अक्षांश का। ठीक, ऐसे करके आपके उत्तरी अक्षांश हैं जो कि प्रॉपर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि इसी तरीके से आपको